2000 साल पहले एक मशीन आसमान को कैलकुलेट कर रही थी। उसी दुनिया में बिजली जैसी ताकत को कैद किया जा चुका था। बिना सीमेंट के शहर खड़े थे और पत्थर इतनी सफाई से काटे गए जैसे किसी मॉडर्न फैक्ट्री से निकले हों। ये कोई कहानी नहीं है, ये वही चीजें हैं जो आज भी मौजूद हैं, बस हम उन्हें देखना नहीं चाहते। इस वीडियो में कोई थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ मशीन, सिर्फ स्ट्रक्चर और एक ऐसी हिस्ट्री जो शायद कभी सिंपल थी ही नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे उनकी कहानी और आखिर में पता चलेगा कि हम उनसे पीछे कैसे रह गए। अगर तुम्हें इतिहास और रहस्य पसंद है तो अभी नेक्स्ट समय को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच, और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक जरूर कर देना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। नंबर 5, एंटीकाइथरा मैकेनिज्म। सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले, जब दुनिया में ना बिजली थी, ना कंप्यूटर, ना ही मॉडर्न साइंस के टूल्स, उस दौर में किसी ने एक ऐसी मशीन बना दी जो आज के कंप्यूटर्स की याद दिलाती है। इस मशीन का नाम है एंटीकाइथरा मैकेनिज्म। इसे अक्सर दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है साल 1901 में। ग्रीस के पास एंटीकाइथरा नाम के एक छोटे से आइलैंड के पास कुछ स्पंज डाइवर्स समंदर के अंदर गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो हिस्ट्री को हिला कर रख देगी। समंदर के तल में एक पुराना शिपरेक था, लगभग 100 बीसी का। इस शिपरेक से मूर्तियां, सिक्के, बर्तन और ब्रॉन्ज के कुछ अजीब से टुकड़े मिले। शुरू में किसी ने उन टुकड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जंग लगे हुए टूटे फूटे मेटल के पीसेस थे, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उन्हें ध्यान से देखा तो सब हैरान रह गए। उन टुकड़ों के अंदर गियर्स थे। हाँ, गियर्स, बिल्कुल क्लॉक के गियर्स जैसे। उस दौर में जब लोग मानते थे कि एंशंट लोग सिर्फ बेसिक टूल्स ही बना सकते थे, वहां इतनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम का मिलना एक शौक था। एंटीकाइथरा मैकेनिज्म असल में एक ब्रॉन्ज का बॉक्स था जिसमें 30 से ज्यादा गियर्स लगे हुए थे। जब इसे घुमाया जाता था तो ये आकाश की घटनाओं को कैलकुलेट करता था, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों की गति। ये सिर्फ टाइम दिखाने वाली घड़ी नहीं थी, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था। साइंटिस्ट ने एक्सरे और 3D इमेजिंग का यूज करके देखा कि इसके अंदर लिखे हुए ग्रीक इंस्क्रिप्शंस असल में इंस्ट्रक्शंस थे, जैसे आज हम किसी मशीन के मैनुअल में पढ़ते हैं। इस मैकेनिज्म का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा था इक्लिप्स प्रिडिक्शन सिस्टम। ये मशीन बताती थी कि कब और कौन सा ग्रहण लगेगा, और ये भी कि वो किस टाइप का होगा। आज के हिसाब से ये काम एडवांस्ड मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बिना मुमकिन नहीं लगता, लेकिन ये सब 2000 साल पहले हो चुका था। ये सवाल आज भी साइंटिस्ट को परेशान करता है कि आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस दौर में कैसे पॉसिबल थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये नॉलेज ग्रीक साइंटिस्ट्स जैसे आर्किमीडीज के स्कूल से आई होगी। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, शायद ऐसी और भी मशीन्स थीं जो वक्त के साथ खो गईं। सोचिए, अगर एंटीकाइथरा मैकेनिज्म समंदर में डूबकर ना मिलता तो शायद हम कभी ये मान ही नहीं पाते कि एंशंट सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड हो सकती थीं। ये मशीन हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री सिर्फ वही नहीं होती जो हमें बुक्स में लिखी मिलती है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो वक्त के साथ खो जाता है और कभी-कभी अचानक समंदर की गहराइयों से वापस उभर आता है। एंटीकाइथरा मैकेनिज्म सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक सवाल है। एक सवाल जो हमसे पूछता है कि क्या हम अपने पास्ट को पूरी तरह समझ पाए हैं, या फिर हिस्ट्री के पन्नों के बीच अभी भी कई राज छुपे हुए हैं। और अब जब हम एंटीकाइथरा मैकेनिज्म जैसी एक लाजवाब एंशंट मशीन को देख चुके हैं, तो एक और सवाल खुद ब खुद सामने आता है। क्या ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था, या फिर पुरानी सिविलाइजेशंस वाकई हमसे काफी आगे थीं? इसी सवाल का जवाब शायद हमें ले जाता है बगदाद। नंबर 04, बगदाद बैटरी, 1930 का इराक। बगदाद के पास खुजुत रबू नाम की जगह पर एक्सकवेशन के दौरान एक अजीब सी चीज मिलती है। पहली नजर में वो एक सिंपल मिट्टी का मटका लगता है, ना कोई डिजाइन, ना कोई डेकोरेशन। लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसे खोला तो कहानी पलट गई। उस मटके के अंदर था एक कॉपर का सिलेंडर और उसके बीच में एक आयरन का रॉड।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे। जब रिसर्चर्स ने इस स्ट्रक्चर पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसे बगदाद बैटरी के नाम से जानते हैं। अगर इस मटके के अंदर सिरका या कोई एसिडिक लिक्विड डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल एक सिंपल बैटरी की तरह काम करता है, लगभग 1 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, 2000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी, उस दौर में जब हम मानते हैं कि बिजली की खोज 1800 में हुई थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस बैटरी का यूज मेटल प्लेटिंग के लिए होता होगा, जैसे सोने या चांदी की एक पतली लेयर किसी चीज पर चढ़ाना। कुछ लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी रिलीजियस या रिचुअल पर्पस के लिए होता होगा, और कुछ ये भी मानते हैं कि शायद ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अपने वक्त से काफी आगे था। बिल्कुल एंटी काइथरा मैकेनिज्म की तरह बगदाद बैटरी भी हमें एक ही बात सिखाती है, हम अपने पास्ट को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। हो सकता है कि एंशंट लोगों को पता था चीजों को कैसे जोड़ना है, कैसे टेस्ट करना है और कैसे नेचर की फोर्सेस का यूज करना है। बस फर्क इतना है कि उनकी कहानियां लिखी नहीं गईं। एंटी काइथरा ने हमें आसमान समझना सिखाया और बगदाद बैटरी शायद जमीन के अंदर छुपी ताकत को। ये दोनों मशीन्स एक ही सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं, क्या हम हिस्ट्री के सिर्फ ऊपर के पन्नों को देख रहे हैं या फिर असली कहानी अभी भी मिट्टी और समंदर के नीचे दफन है। नंबर 03, द ग्रेट जिम्बाब्वे। सदर्न अफ्रीका के बीचों बीच जिम्बाब्वे के जंगलों के अंदर पत्थरों से बना एक ऐसा शहर मौजूद है जो बिना सीमेंट और बिना मॉर्टर के खड़ा है। इसका नाम है द ग्रेट जिम्बाब्वे। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये 11 मीटर ऊंची, कई किलोमीटर तक फैली हुई मैसिव स्टोन वॉल्स हैं। हर पत्थर हाथ से काटा गया, हर पत्थर को इतनी प्रेसिजन के साथ जोड़ा गया कि आज भी उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं घुस सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी सीमेंट का यूज नहीं हुआ। ग्रेट जिम्बाब्वे का कंस्ट्रक्शन लगभग 11वीं से 15वीं सेंचुरी के बीच माना जाता है और अपने पीक पर यह शहर 20,000 से ज्यादा लोगों का घर था। इसके अंदर रॉयल इंक्लोजर्स, रिचुअल स्पेसेस और ट्रेडिंग सेंटर्स थे। ये सिर्फ एक सिटी नहीं थी, ये एक एम्पायर का सेंटर था। जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने पहली बार इस जगह को देखा तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये अफ्रीका के लोकल लोगों ने बनाया होगा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने इसे फिनिशियंस, अरब्स या किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन से जोड़ दिया। लेकिन सच धीरे धीरे सामने आया, ये शहर यहीं के लोगों ने बनाया था। ग्रेट जिम्बाब्वे वॉल्स सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थी, ये पावर का सिंबल थी। ये प्लानिंग, इंजीनियरिंग और अथॉरिटी का प्रूफ थी। जैसे एंटी काइथरा मैकेनिज्म ने दिखाया कि एंशंट लोग आसमान को समझते थे और बगदाद बैटरी ने बताया कि वो एनर्जी को छू सकते थे, वैसे ही ग्रेट जिम्बाब्वे ये दिखाता है कि वो स्पेस, स्ट्रक्चर और सोसाइटी को कंट्रोल करना जानते थे। सवाल ये नहीं है कि ये वॉल्स कैसे बनी, सवाल ये है कि क्या हमने कभी पूरी ईमानदारी से माना है कि एंशंट सिविलाइजेशंस हमसे कम नहीं थी। ग्रेट जिम्बाब्वे एक शहर है जो बिना लिखी किताबों के भी अपनी कहानी कह रहा है और हमें सिर्फ एक काम करने को कहता है, सुनना। और अब जब हमने ऐसे शहर देखे जो बिना सीमेंट के खड़े हैं तो कहानी हमें ले जाती है एक और तरफ, ऐसी जगह जहां टाइम सिर्फ गिना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता था। ये कहानी है चाइना की। नंबर 02, द लायर बर्ड मैकेनिकल क्लॉक। चाइना के एंशंट रिकॉर्ड्स में एक ऐसी मशीन का जिक्र मिलता है, ऐसी घड़ी जो सिर्फ समय नहीं बताती थी बल्कि जिंदा होने का एहसास देती थी। इसे कहा जाता है द लायर बर्ड मैकेनिकल क्लॉक। ये क्लॉक एक डेकोरेटिव मैकेनिकल स्ट्रक्चर थी जिसमें एक बर्ड फिगर लगा होता था। जब घड़ी का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता तो ये बर्ड अपने पंख हिलाता, अपनी गर्दन घुमाता और म्यूजिक जैसा साउंड पैदा करता, बिल्कुल एक जिंदा पक्षी की तरह। चाइनीज इंजीनियर्स और आर्टिजन्स ने गियर्स, लीवर्स और वाटर पावर्ड सिस्टम्स का यूज करके ऐसी मशीन्स बनाई जिन्हें आज हम ऑटोमाटा कहते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये आर्ट और साइंस का मिलन था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ऐसी क्लॉक्स इंपीरियल कोर्ट्स में रखी जाती थीं, जहां टाइम के साथ साथ
पावर और सोफिस्टिकेशन का प्रदर्शन होता था। ये मशीन ये दिखाती थी कि समय को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ना सिर्फ गिना जा सकता है। अगर एंटी काइथेरा मैकेनिज्म ने आसमान को कैलकुलेट किया, बगदाद बैटरी ने एनर्जी को जगाया, ग्रेट जिम्बाब्वे ने स्पेस को शेप दिया, तो लायर बर्ड मैकेनिकल क्लॉक ने टाइम को जिंदा बना दिया। ये घड़ी हमें एक बात याद दिलाती है कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी सिर्फ काम के लिए नहीं थी। वो लोग हैरान करना जानते थे, वो लोग इंस्पायर करना जानते थे, और शायद यही वजह है कि उनकी बनाई हुई चीजें आज भी हमें चुप करा के सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और अब इस कहानी का आखिरी पड़ाव, जहां मिस्ट्री सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। हम पहुंचते हैं इजिप्ट, नंबर 01, द सक्कारा सेरापियम। कायरो के पास सक्कारा में जमीन के नीचे छुपा है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं द सक्कारा सेरापियम। यहां मिले हैं मैसिव ग्रेनाइट के सार्कोफेगा। हर एक का वजन 70 टन से भी ज्यादा है। इतने बड़े पत्थर, इतनी परफेक्ट कटिंग, इतनी स्मूथ सरफेस, जैसे किसी मशीन से निकले हों। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें जमीन के नीचे संकरी सुरंगों से लाया गया। आज भी कोई क्लियर जवाब नहीं है कि ये पत्थर कैसे काटे गए, कैसे मूव किए गए, और इतनी एक्यूरेसी कैसे अचीव हुई। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ टूम्स थे, कुछ कहते हैं ये मशीन्स का हिस्सा थे। सच, वो अभी भी पत्थरों के बीच बंद है। हमारी ये जर्नी खत्म होती है, आसमान नापने वाली मशीन से लेकर बिजली जैसी ताकत, शहर जो बिना सीमेंट के खड़े हैं, टाइम जो जिंदा लगता है, और अब ये पत्थर जो लॉजिक को चुनौती देते हैं। ये वीडियो कोई जवाब देने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ एक याद दिलाने के लिए थी कि शायद हम हिस्ट्री को जितना समझते हैं वो उतनी सिंपल नहीं है। हो सकता है कुछ सच आज भी जमीन के नीचे सो रहे हों, और शायद हम उन्हें सुनना ही नहीं चाहते।